हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी से बात हो रही है। अमरीश मिश्रा जी काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा। और आज जो हम उनसे बात करेंगे वो ये कि हमास की तरफ से जंगबंदी के प्रपोजल पर जवाब आ गया। खबर यह है कि इजराइल उसको स्टडी कर रहा है। पिछले कल हमने आपको खबर दी थी कि विटकॉफ का दौरा हो सकता है मिडिल ईस्ट का, जो ट्रंप के नुमाइंदे हैं इस इलाके के लिए। क्या वाकई इस बार जंगबंदी होगी, ये हमें समझने की जरूरत है। इसके अलावा ईरान ने धमकी दी है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से अपने आप को अलग कर सकता है। जिस तरह से इजराइल ने एनपीटी को साइन नहीं किया, ईरान भी उससे पीछे हटने की एक तरह से धमकी दे रहा है। क्या इस नए सिनेरियो को अमेरिका और इजराइल यानी उसे कबूल करना चाहेंगे, उसमें एंटर होना चाहेंगे? क्या ईरान अपने ऊपर से जितनी भी शराइत हैं वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है? और जो भूखमरी की खबरें आ रही हैं मुसलसल, रोजाना दर्जनों फिलिस्तीनी भूख की वजह से मारे जा रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है, किस तरफ जाएगा? क्या इस बार जंगबंदी के मामले में संजीदा होगा इसराइल और खासतौर पर ट्रंप और नेतन्याहू? देखिए, इजराइल तो संजीदा नहीं होगा। इजराइल तो नेतन्याहू तो जंगबंदी चाहता नहीं है। और बहुत लंबे समय से बात चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है भुखमरी का जो आलम है। उसमें अब तो ऐसी ऐसी पिक्चर्स आने लगी हैं जो देखी नहीं जा रही हैं लोगों से। इजराइल उसमें भी मार रहा है। अभी देखिए, एक मैंने वीडियो अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे डाला, जिसमें एक आदमी खून से सना हुआ आटे का बोरा ले जा रहा है। वो पूरा एक जो त्रासदी है फिलिस्तीन की, उसको दिखाता है कि आप एक बोरे आटे के लिए वहां लोगों को खून बहाना पड़ रहा है, गोली खानी पड़ रही है। और इजरायली और अमेरिकन मार मार के, गोली मार मार के 10 लोगों को मारते हैं, फिर वो एक बोरा आटा देते हैं। तो ये, और पूरी दुनिया के सामने ये दिन दहाड़े हो रहा है। ये देखिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस हद तक चीजें पहुंच जाएंगी। इजराइल इजराइल जो है, और खास तौर पे नेतन्याहू, उसका तो देखिए अब क्या है कि वो, अब उसकी रेटिंग बीच में बढ़ी थी, उसके बाद फिर अब कम हो गई है। तो वो अब ईरान पे हमले करने की कोशिश, मतलब फिर से एक कवायद शुरू हो रही है। सीरिया पे उसने कर ही दिया, सीरिया में अल शारा सरेंडर ही कर गया। तो ये जो सारा माहौल है, इसमें जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमास जो है वो बहुत ज्यादा मार रहा है। पिछले करीब, आप सोचिए, पूरे जून में करीब 30 दिनों में 30 इजरायली सोल्जर मारे गए थे। आज 24 जुलाई है और इन 24 दिनों में ऑलरेडी 40 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। मतलब कोई उसका हिसाब ही नहीं है। उसमें करीब आधे इजराइल ने एक्सेप्ट किए हैं, आधे नहीं किए हैं। अब ये जो पूरी देखिए स्थिति है, नेतन्याहू सीज फायर करे तो वो किस आधार पे करे? क्योंकि हम हमास कह रहा है कि तुम सारी जगहों से हटो, तुम्हारी सेना पूरी विड्रॉ करे। नेतन्याहू, मेरी जो खबर है, नेत्जरीम एक्सेस और मोराग एक्सेस, जो एक खान यूनिस के पास, खान यूनिस और राफा के बीच का एक्सेस है, उन दो जगह से विड्रॉ करने को तैयार है। लेकिन फिलाडेल्फी एक्सेस, जिससे वो पिछली बार भी विड्रॉ नहीं किया था, वहां से विड्रॉ करने को तैयार नहीं है। या फिर विड्रॉ करने की बात हो रही है तो कितने मीटर दूर जाए, ये सारी चीजें हैं। हमास इस बार कह रहा है कि किसी भी हाल में पिछली बार वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आपने जो एड प्रॉमिस की थी उसका एक चौथाई भी नहीं आई। उसके बाद तो खैर फरवरी 18 मार्च को संधि तोड़ के नेतन्याहू ने शुरू कर दी। अब की बार हमास कह रहा है कि पहले ही दिन से हजारों ट्रक फ्यूल, फूड और मेडिसिन, इन तीन से भरे हुए हजारों ट्रक्स जो हैं वो एंटर कर सके। और यूएनआरडब्ल्यूए ने भी कह दिया है कि हमारे पास 3 महीने तक गाजा के 20 लाख लोगों को खाना, दवाई, सबका इंतजाम है। वो इजिप्ट के गोदाम में पड़ा सड़ रहा है। एक एक अरीश जगह है इजिप्ट में, वहां के वो गोदामों में पड़ा सड़ रहा है। और इसको लेके बड़ा ग्लोबल आउटरीच हो रहा है। तो मैं देखिए, सीज फायर के बारे में आपको बता दूं, हमास का जो मिलिट्री ऑफेंसिव बढ़ता है, तब
उस समय ट्रंप और नेतन्याहू सीज फायर की बात करने लगते हैं। और अगर इनको, अच्छा, अभी जो नेतन्याहू ने कहा था कि हमास अपने हथियार डाल दे, यहां तक उसने कहा कि अगर अपने हथियार डाल दे तो हम कुछ पैसे के साथ उनको यहां से विदा कर देंगे। मतलब अच्छा, पैसा पहले भी ऑफर किया था, आज से 6 महीने पहले, नई बात नहीं है। लेकिन फिर से उसको कहा है कि हमास हथियार डाल दे, गाजा छोड़ दे, कल, ऐसा बोला वो कि कल कल युद्ध रुक जाएगा। और बहुत बड़ा हिस्सा जो दिग्भ्रमित, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सुन्नी मुस्लिम्स का है, वो जो दिग्भ्रमित है, जो एक जो अशारी थिंकिंग का नहीं है, जो वहाबी टाइप उसमें चला जाता है, उसमें बहुत सारे वहाबी ऐसे भी हैं जो जानते नहीं है कि उनके साथ क्या खेल हो रहा है। वो फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति रखते हैं, भारत और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके साथ उनके जो लीडरशिप है कि कैसे वहाबिज्म और ये सलाफिज्म और ये सब जो है, ये इजराइल और अमेरिका के हाथ के खिलौने, और ये जब चाहता है उनको यूज करता है, और उनको यूज करता है ये डिवाइड करने में। जैसे सीरिया में उनको यूज किया, वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म कराया, और ये माहौल बना दिया कि जो सीरिया के अल्पसंख्यक फिर कहें इजराइल से कि हमको बचाओ, जैसे ड्रूज ने किया। तो ये इस तरीके का माहौल ये मतलब बना देते हैं। लेकिन अभी क्या है, फिलिस्तीन में वो टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है। फिलिस्तीन में आप किसको डिवाइड करोगे, कैसे करोगे? दुनिया में ये जरूर हो रहा है कि अरब मुल्कों पे थू थू हो रही है, इजिप्ट से लेके सब जगह। अभी लेबनान में देखिए, इजिप्ट के दूतावास पे हमला हुआ, नीदरलैंड्स में वहां के एक्टिविस्ट ने, यूरोप में लोग रो रहे हैं, रो रो के प्रदर्शन कर रहे हैं, और यूरोप के लोगों ने ज्यादा मानवता दिखाई है बनिस्बत भारत, पाकिस्तान या अरब मुल्कों ने। इनके ऊपर तो लानत सबने भेजी है, सब पे, जितने भी लोग हैं। अरे एक दिन की भूख हड़ताल नहीं हो पा रही है किसी से, ये अब अपनी मस्जिद में बैठ के एक दिन की भूख हड़ताल तो कर लो। अभी हमास ने कॉल दिया है 25, 26, 27 तारीख को कि इंटरनेट की पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो। तो मैंने यहाँ पर अपील की है इंडियन मुस्लिम्स, हिंदू, सबसे, कि अपने घर में बैठ के, वहां कोई तुम्हें योगी का आदमी रोकने नहीं आएगा, पुलिस रोकने नहीं आएगी, मोदी रोकने नहीं आएगा। अपने मस्जिद में बैठ के एक दिन की भूख हड़ताल करो और उसका वीडियो बना के डालो। इस तरह के लाखों वीडियो आने चाहिए, एक एक मिनट के। हर आदमी अपना इंडिविजुअल करे, कोई इसमें कोई सरकार का ये बहाना ना मारे कि सरकार ये उखाड़ लेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मूड है, और इसमें सीज फायर की बात जो है वो अब नेतन्याहू और ट्रंप की मजबूरी बन गई है। आप देखिए कुछ दिनों में सीज फायर अनाउंस हो भी सकता है, लेकिन हमास ने एक ये पोजीशन ले रही है कि हमारे फाइटर्स आधे पेट लड़के मतलब आधा पेट खा के लड़ रहे हैं, और इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई एकदम से आकस्मिक नहीं हो गया, नहीं तो ऐसी स्थितियों में बड़ी बड़ी सेनाएं, जब उनका रसद उनकी कट जाती है, हमने इतिहास में देखा है, बड़ी बड़ी सेनाएं हथियार डाल देती। और ये टैक्टिक्स थी मेडिवल वॉरफेयर की। जब आप देखिए मुगल एरा या ऑटोमन एरा या सफाविद एरा या इवन मेडिवल यूरोप में, कि सिटीज को बिसीज किया जाता था, फिर वहां पर एक स्टार्व कराया जाता था ताकि वहां की सेना सरेंडर कर दे। तो ये, लेकिन हमास में अभी भी ये स्थिति है, और वहां की जनता में भी, कि वो आधे पेट दृढ़ता से खड़े हैं, और हमास के फाइटर्स आधे पेट लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक रोजाना घटनाएं हो रही हैं, और राफा में, देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है राफा में आईडीएफ ने कह दिया था कि ये हमास फ्री जोन हो गया। जैसे पहले कह दिया था जबलिया हो गया 19 जनवरी संधि के पहले। अब कह रहे हैं कि राफा हमास फ्री जोन हो गया बहुत लंबे से। अच्छा, वहां हमास ने एक्टिविटी भी नहीं की करीब 1-1.5 महीने। वो खान यूनिस, शुजैया और बेत हनून और जबलिया में केंद्रित था हमास, वहां लगातार मार रहा था। अचानक 2 दिन से राफा में घटनाएं होने लगी हैं, बड़े बड़े इजरायली ऑफिसर्स मारे गए हैं वहां पर ब्लास्ट होने लगे हैं, वहां पर वही घरों में एम्बुश करके इजरायली सोल्जर्स को हमास ने मारा है। राफा फ्रंट फिर से खुल गया। तो आईडीएफ की तो कल ही, आईडीएफ इतनी क्राइसिस में है कि इस समय शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, शॉर्टेज ऑफ मोरल है। सुसाइड्स इजरायली से पूरे 2024 में करीब 12 इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड किया, और अभी 7 जुलाई से लेके 24 जुलाई में ऑलरेडी 7 इजरायली सोल्जर सुसाइड कर चुके हैं। बहुत विकट स्थिति है वहां तो कोई सस्टेन हो ही नहीं पा रहा। अब केवल सिर्फ और सिर्फ अरब मुल्कों के ऊपर, इसमें अमेरिका और इजराइल को भी हम ब्लेम नहीं करेंगे। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया और ये सारे देश इजराइल से भी गए गुजरे,
इनके इनका इनका इनके पास 2 कौड़ी की एक समझ भी नहीं है। जॉर्डन भी उसमें इंक्लूडेड, सारे अरब देश, इनके पास इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी ये नहीं है कि ये कुछ मतलब अमेरिका को प्रेशराइज कर सके। $6 ट्रिलियन दिए थे इन्होंने, इन्होंने ट्रंप को। अब आप देखते हो ये, जहां तक सीज फायर की स्थिति है, और सीज फायर में बाकी मुद्दे भी जुड़े हैं जो आपने उठाए, इन सारे मुद्दों का देखिए यही लब्बो लबाब निकल रहा है कि हमास ने ये कह दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। सीज फायर उसको अगर अगर जो इसराइल की शर्तें उस पर सीज फायर नहीं होगा, जो हमास की शर्तें उस पर सीज फायर होगा। और हमास इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो अब इस तरीके से, अब गाजा के लोगों को आदत हो रही है, और वो अभी इस साल मतलब महीनों इस तरह की स्थिति में हमास लड़ सकता है। उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास ट्रेनिंग, और ऐसा ये कोई, बहुत और ये बहुत ही खतरनाक गंभीर सूरत हाल है भूख की। मैंने कल एक रिपोर्ट मिडिल ईस्ट आई ने, माहा हुसैनी ने एक रिपोर्ट लिखी है। काफी वो गाजा में ही रह रही हैं, फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है कि भूख से मरने वाले इंसान को आखिरी ख्याल क्या आता होगा। वो उसने महसूस किया है जिस तरह से लोग भूख में गिर करके मर रहे हैं। और ये भी आपने बताया कि इसके लिए जिम्मेदार ये अरब हुकूमतें हैं जो पड़ोस के मुस्लिम मुल्क हैं। उन्होंने जिस तरह से इजराइल और अमेरिका का साथ दिया कत्लेआम में, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। आईडीएफ की हालत खराब है। आपने ये बताया कि कम आधा पेट खा करके लड़ने की उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। तो क्या जालिम और मजलूम, जिसे कहते हैं कि क्या तलवार हारी या गला हारा जो कटा, तो क्या ये कटने वाला गला ही जीतेगा कि वो भूखे पेट रह करके लड़ने के लिए तैयार हैं? वहां के आम लोग चलते चलते गिर के मर रहे हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे। तो क्या ये तलवार जीतेगी जो इजराइल और अमेरिका के हाथ में है, या वो कटने वाला गला जीतेगा? तकरीबन जो मौजूदा दौर की करबला जो कहा था जियाद अल नखाला ने आयतुल्लाह खामेनेई के साथ मुलाकात के दौरान, क्या वो बात बिल्कुल सच नजर आ रही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। और मैं आपको बता रहा हूं, अब इस समय मैं कहूं कि ना कहूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सुन्नी वर्ल्ड अब सुन्नी वर्ल्ड नहीं रह जाएगा। इसमें एक ये चीज साबित हो गई है कि सुन्नी जो है वो सुन्नी उनको नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा जो सुन्नी वर्ल्ड है वो एक्सपोज हो गया है। सुन्नियों के पास वो एकता नहीं है। सुन्नियों के अंदर जब तक वो मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप कोई संगठन ना हो, वो नहीं है। आम सुन्नी लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको बेवकूफ बना दिया जाता है। और जो ये बात थी कि जो अशारी स्कूल है सुन्नीज्म में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे अल गजाली भी हैं, जिससे सबसे जो रैशनल माइंडेड लोग हैं, इज्तिहाद को मानने वाले, ये सब लोग हैं। ये जो स्कूल है ये इसी यही रहेगा। अदरवाइज सलाफी और ये सब जो बड़ी बड़ी बातें थी कि नहीं सलाफी अच्छा है, ये है वो है, वो सलाफी तो वैसा अलकायदा ही निकलता है, आईसीसी निकलता है, और वो मुस्लिम विरोधी है। तो और मजलूम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी से ज्यादा मजलूम विरोधी है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है जो सीरिया में भी हमने देखी, ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और अब भारत ने भी आपकी ये बात जो है ना, सलाफी तो वो इजराइल के साथ ही नजर आ रहा है और टेररिस्ट भी। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि डॉक्टर सुदैस जो मक्का के हरम के जो ग्रैंड मस्जिद के चीफ इमाम हैं, उन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने को सही करार दिया था। और यह भी कहा था कि जो हमारे हाकिम हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो जो भी फैसला करेंगे वो इस्लाम के तहत शरई तौर पर ठीक होगा। यानी एक तरह से इजराइल के साथ ताल्लुकात को वो सही साबित कर चुके हैं। और अब जो हालत आ रही है, जो असली चेहरा इजराइल का सामने आ रहा है, जो लाखों की तादाद में कत्ल किया जा चुका, भूखे लोग गिर करके मर रहे हैं और अब भी इनका दिल नहीं पसीज रहा। यह एक तरह से सबूत के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत से उन उलमा को गिरफ्तार किया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, या शायद खत्म भी कर दिया हो, जो जो इजराइल के ताल्लुकात के खिलाफ
उन्होंने कोई एक लफ्ज भी अदा किया। जी आप अपनी बात जारी रखें। आप ये बताइए, अब आप ये बताइए, क्योंकि वक्त की कमी है, ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कुछ होगा? ईरान ने कह दिया कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर हो सकता है अगर उस पर यह दबाव डाला गया कि वो एनरिचमेंट ना करे। उस तरफ क्या होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ईरान के साथ भी यही बात हो रही है। ईरान के साथ कोई समझौता मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जो अमेरिका की शर्तें हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, वो ईरान को मान्य नहीं है। हालांकि ईरान के अंदर वही एक स्थिति है कि जो थोड़ा लिबरल लॉबी है और जो एक सत्ता में भी उसका एक हिस्सा है, अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं कई बार अमेरिका और यूरोप के प्रति, फिर उनको रिप्रिमांड किया जाता है। तो ये एक पूरी जो सिचुएशन है, इसमें कोई ऐसा एक भी कोई विंडो नहीं है जिसमें ईरान जिसको रीजनेबल माने और उसमें वो बातचीत आगे बढ़ाए। हालांकि ये हो रहा है कि जो यूरोपियन थ्री हैं, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये ईरान से बात करेंगे, फिर होता है कि ट्रम्प बात करेंगे, फिर कभी। तो ये जो एक पूरी सिचुएशन है, उसमें ईरान अपने को मजबूत कर रहा है। अभी देखिए, चाइना और रशिया से लगातार वहां पर प्लेन्स जा रहे हैं, उतर रहे हैं, वहां पर मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो उतारा जा रहा है। ईरान ने वॉर फुटिंग पे वॉर की मतलब मतलब वॉर फुटिंग पे वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। और उनके जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी हद तक, जो उनके बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसमें से एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा उसमें वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में इस समय लग गया है। ये एक बड़ी लड़ाई की तैयारी जो परसों चल सकती है, और जिसमें आप उसको विश्व युद्ध तो अब बहुत आम हो गया, तीसरा विश्व युद्ध, ये दूसरी तरह की लड़ाई होगी। लेकिन ईरान के साथ देखिए, कोई समझौते का तो कोई कोई है ही नहीं। मतलब कहां से कोई कोई बातचीत भी शुरू अभी नहीं हुई है, और बातचीत तब तक नहीं शुरू हो सकती जब तक कोई ऐसा कोई मतलब उनकी तरफ, इजराइल अमेरिका की तरफ से ये चीज नहीं आए कि भाई हम जो है वो हमला नहीं करेंगे। क्योंकि हमला करने की लगातार बातें हो रही है। अभी नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए, उसके बाद उनके कोई मिनिस्टर व्हाइट हाउस जाते हैं, फिर कोई आर्मी मोसाद के चीफ जाते हैं। तो ये सारे लोग यही बातचीत करते हैं कि वो ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध वो करेंगे। दूसरी बात, उधर देखिए, कल जो इजरायली पार्लियामेंट ने वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का नहीं, लेकिन वेस्ट बैंक पे सॉवरेंटी क्लेम कर दी। अब सॉवरेंटी जब क्लेम कर दी है, अब सोचिए आप, इसके खिलाफ भी हमास बोल रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो गद्दार महमूद अब्बास, वो चुप है। और मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा अगर इजराइल एनेक्स करा। और सॉवरेंटी का क्या मतलब? अभी तक तो वेस्ट बैंक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी 1967 के बाद से, बल्कि डिस्प्यूटेड क्या, एनेक्स, वो उस पे इजराइल का ऑक्यूपेशन यूएनओ ने ऑफिशियली उसको इलीगल माना। अभी भी इलीगल, जो 6 लाख जूइश वहां पर सेटलर्स हैं, 30 लाख फिलिस्तीनी है वेस्ट बैंक में, 6 लाख जूइश सेटलर्स, वो इलीगल सेटलर्स है टेक्निकली। लेकिन अब इजराइल सॉवरेंटी उसमें अपनी ठोक रहा है, उसके बाद वो कहेगा हम उसको एनेक्स कर लेंगे। तब ऐसी स्थिति में दुनिया क्या करेगी? ऐसी स्थिति में यूएनओ क्या करेगा? वो नया रेजोल्यूशन लाएगा कि हम वेस्ट बैंक को अब इजराइल का हिस्सा मानते हैं। ये देखिए बहुत बड़े सवाल हैं जो इंटरनेशनल ऑर्डर को भी झकझोर रहे हैं। तो अभी जो देखिए स्थिति है वो कि कैसे चीजें मैप आउट होंगी, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं वो कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ईरान में एक सबसे अच्छी बात है कि वो किसी मुगालते में नहीं है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह हमेशा होना चाहिए। आपको अपने को तैयार रखना चाहिए युद्ध के लिए, क्योंकि दुश्मन ऐसा है, और वो देखिए बिना आपको दबाए ऐसा कोई ऐसी बातचीत हो ही नहीं सकती जिसमें मामला बराबरी में छूटे। हमेशा वेस्ट चाहेगा कि उसका एज रहे, नेटो चाहेगा उसका एज रहे। ये चीज ईरान को स्वीकार नहीं है। क्यों एज रहे भाई? हमने कौन, मतलब हम जब सही हैं तो क्या मतलब हमारी सही पोजीशन को तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे? ये कैसे हो सकता? तो एनपीटी से भी वो ईरान अपने को विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि उसने देखिए ईरान ने हर शर्त मानी। हर शर्त जो दुनिया की थी वो उन्होंने मानी। एक शर्त वो नहीं छोड़ने को तैयार है कि वो जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनको वो सपोर्ट ना करें। ये नहीं हो सकता। उनको वो आइडियोलॉजिकली और हर तरह से उनको वो सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है।
ये यानी ये यानी अगर यानी वो इजराइल के खिलाफ ताकतों को इजराइल की तबाही के अपने प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हाँ नहीं, इस सब के बीच में इस सब के बीच में ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर को कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और क्या आप एनपीटी से वापसी का की जो धमकी है वो एटम बम बनाने की तैयारी का इशारा समझते हैं? क्या उसके आगे क्या? नहीं, ये तो तय है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। हम्म। वो ईरान की मजबूरी, वो कोई चॉइस नहीं है, हम्म। वो मजबूरी है और ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। हो सकता है भाई एडवांस स्टेज में चीजें पहुंच गई हैं, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि भाई ईरान भी ये सीख गया है कि जैसे वेस्ट बदमाशी करता है, बोलता कुछ है करता कुछ है, ईरान ये ईरान ने भी अपना हथियार इस रूप में इस्तेमाल किया है डिप्लोमेसी में कि एक उनका डिप्लोमेट कुछ कहे, फिर दूसरा कुछ कहे, तीसरा कुछ कहे, लेकिन बेसिक जो कोर जो कोर पॉलिसी है वो सुप्रीम लीडर के पास है, और वही कमांडर इन चीफ है, और वही और जो सेना है। तो ये जो सारी एक एक बातें हैं, उसमें ये तय हो गया है कि इंटरनेशनल ऑर्डर तो कोलैप्स कर गया है, अब तो कोई इंटरनेशनल ऑर्डर एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर कहते हैं नाम कहें सब, अब वो नाम को लेके भी बहुत दिनों तक जद्दोजहद चलती रहेगी, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अलग बात है, लेकिन ये सब मसले सड़क पे तय होंगे, युद्ध भूमि में तय होंगे, मेरा ये मानना यानी है। और उस युद्ध भूमि की आप तैयारी, ये कह रहे हैं कि जंग से ही मामला तय होंगे। अब हाँ डिप्लोमेसी कहां कामयाब हो सकती है जब इतना झूठ हो कि बातचीत 2 दिन बाद होने वाली है ईरान की और अमेरिका की, और 2 दिन पहले ही हमला करा दिया। तो डिप्लोमेसी को तो एक तरह से ट्रंप ने और नेतन्याहू ने खुद एक तरह से बाहर कर दिया कि डिप्लोमेसी से कुछ हल होने वाला नहीं है। और क्या वो जंग लड़ने की हालत में, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। अच्छा, मैं अब ये समझना चाह रहा हूं कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, सीरिया में आपने शुरू में कहा कि अहमद अल शरा ने तो सरेंडर कर दिया है, तो इसे सरेंडर कहें या एक तरह की कनाइवेंस कहें कि आपस में तालमेल से सब कुछ हो रहा है? देखिए, 4 दिन पहले बात होती है अजरबैजान में इसराइल के नुमाइंदों की और अहमद अल शरा की। उसके बाद सीरिया पे इसराइल हमला भी करता है, उधर द्रुज के साथ हमदर्दी भी दिखाता है। उधर खबरें ये आ रही हैं जो एक एक इंटरव्यू आया है सामने, एक लड़ाके का इंटरव्यू किया है जो टेररिस्ट है, उसने सब कुछ बताया कि हम तो डिफेंस मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पे हम काम कर रहे हैं, जो स्वेदा में आकर के हमले किए। क्या कुछ है यहां से, क्या कुछ हासिल करने वाला है इसराइल, और क्या हालात आगे क्या बनेंगे? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं बेसिकली सीरिया में क्या है कि सीरिया में असाद को गिराए इसलिए क्या था कि तकफीरी एक रिजीम वहां स्थापित की जाए। अब तकफीरी रिजीम स्थापित हो गई। अब ये जो है तकफीरी रिजीम से ये लोग क्या करवा रहे हैं, ये लोग ये करवा रहे हैं कि जो भी माइनॉरिटीज थी पहले उन पे हमला करवाया, अलावाइट्स का भयंकर कत्लेआम हुआ। अच्छे अच्छे डॉक्टर, सबसे पहले जो दिमाग, मतलब आप सोचिए सैकड़ों डॉक्टर्स, महिलाएं, क्वालिफाइड लोग अलावाइट्स की पूरे सीरियन कोस्ट में उनका ब्रूटल कत्लेआम हुआ। औरतों को उठा लिया, उनके साथ बलात्कार हुआ, ये सब हुआ। तो अब वही चीज ड्रूज के साथ हो रही है, और ड्रूज और इसराइल ड्रूज को यूज कर रहा है, क्योंकि इसराइल की यही पॉलिसी है। वो खुल के ग्रेटर इसराइल को अभी थोपना नहीं चाहता, खुल के मतलब कह के वो ये चाहता है कि वहां के जो सीरिया के लोग, सीरिया की जो खासतौर पे अल्पसंख्यक, और उसमें सुन्नियों का भी एक हिस्सा है, क्योंकि सुन्नियों पे भी हमला कर रहे हैं जो प्रो अल शरा सुन्नी नहीं है, जो प्रो पैलेस्टाइन है। या जैसे अभी अरब बेदुआ ट्राइब्स, उनकी रूस से लड़ाई हुई थी, तो एक हिस्सा उसमें से जुलानी के साथ था, अरब ट्राइब्स का एक हिस्सा एंटी इसराइल था। जो एंटी इसराइल हिस्सा था उसको इन लोगों ने रसद पानी काट दिया, जिसका जिसका पूरा एक मकसद था इसराइल से लड़ना, उसको उसको इन्होंने ये उसका रसद पानी काट दिया जुलानी ने। और उस समय बात हो रही थी कि इजराइल के लोग कह रहे थे जुलानी को असैसिनेट करो, ये सब कनाइवेंस ही है। ये बेसिकली कनाइवेंस है। हम सरेंडर का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि अल-शरा ने उतना भी बैकबोन नहीं दिखाया कि वो इजराइल के इस नेकेड, जब वो दमस्कस में उसने बमबारी कर दी, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बमबारी कर दी, तब भी अल-शरा जो है एक शब्द नहीं बोला। और उसने कहा कि हम बस यही कहता रहा कि इजराइल
से हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको मजबूर मत करो, ये मत करो, वो मत करो। उसको वहां से टर्किश प्रोटेक्शन में दमस्कस से पता नहीं कहाँ, लोग कह रहे हैं इडलिब में कुछ दिन रखा वहां पर टर्की ने, ये मतलब टर्की की प्रोटेक्शन में इडलिब में रहा। फिर उसके बाद समझौता हो गया तो आ गया, तो टर्की का भी इसमें रोल एक्सपोज हो गया कि टर्की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अर्दोगन रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहुत ह्यूमन क्राइम हो रहा है गाजा में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम वहां जाके इसराइल के साथ साठगांठ में हो, ये सीरिया में। तो ये देखिए पूरा जो एक एक मसला है कि ग्रेटर इसराइल बनाना है, अमेरिका को भी इसराइल को भी। उसके लिए उनको चाहिए कि जो वहां के माइनॉरिटीज हैं सीरिया के, वो अभी इसराइल से मदद की गुहार लगाए। इतना जुल्म हो उन पे, अलावाइट्स पे जुल्म हुआ, लेकिन अलावाइट्स क्योंकि आइडियोलॉजिकली एंटी इसराइल है, शुरू से ही वो एंटी इसराइल है, तो उन्होंने गुहार नहीं लगाई, उन्होंने मदद की गुहार नहीं लगाई। लेकिन ड्रूज जो हैं, इनके साथ एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। ड्रूज शुरू से 1948 के बाद से ड्रूज जो हैं वो जब से इसराइल बना आईडीएफ की सेना में भारी मात्रा में है, उनको पाला गया है। लेकिन उसमें भी ड्रूज में भी एक एंटी इसराइल हिस्सा है बड़ा, जो कि लेबनान लेबनान में भी है, वादी जुम्बलाट वगैरह जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं वहां पर। तो वो देखिए ड्रूज का भी एक, तो इसलिए इसराइल के लिए ये बहुत मुश्किल है, और अकेले ड्रूज के बल पे वो ये नहीं कर सकता है। तो सीरिया में अभी और होगा कत्ल, सीरिया में कत्लो गारत और होगा। अभी देखिए आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें ये जुलानी के जो आतंकवादी तकफीरी हैं, इन्होंने एक 3 डॉक्टर्स को कहा कि अपनी छत से कूदो और गोली मार दिया, उनको छत से कूदना पड़ा। तो ऐसे ऐसा ये गला रेतने की पूरी जो इन्होंने वहां भी कोशिश की, जैसे इन लोगों ने अलावाइट एरियाज में किया था, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया जितना, क्योंकि एक तो इसराइल को थोड़ा ये भी दिखाना है ना कि ड्रूज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि कल को अगर हम डिवाइड करें सीरिया को तो कुछ हम कई हिस्सों में उसको बांट दें। अब अब ये अब सवाल यहीं पर आ जाता है कि जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं सीरिया में, जो बिखरी हुई हैं अभी, और जो एक साथ इकट्ठा, ये हर जगह रेजिस्टेंस है, अलावाइट में हो गया है, ड्रूज में भी पैदा हो गया है, और सुन्नी अरब्स में भी पैदा हो गया है, अरब ट्राइब्स में भी। अब उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसमें भी देखिए ईरान का एक दिमाग लग रहा है, उसमें हिजबुल्ला का भी दिमाग लग रहा है, वो सारी चीजें, वो सारी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही। तो ये अभी पूरी स्थिति है सीरिया की। सीरिया सीरिया में अभी और कत्लेआम होगा, और इजराइल और तुर्की बाकायदा मिलकर के सीरिया की तबाही में हिस्सेदार हैं। अच्छा, भारत जैसे मुल्कों का क्या होगा? मेरे जहन में हमेशा ये आता है कि जो इजराइल के साथ पहले दिन से खड़े हैं, हथियार भी भेज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां उसके फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रोज फौजी मारे जा रहे हैं हमास के हमलों में, और कहीं भी वो फौजी कार्रवाइयां कामयाब इजराइल की कम अज कम बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं जिस तरह से वो चाहता है। तो भारत जैसे देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं, अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है कि हम हथियार नहीं भेजेंगे, कोई ऐलान नहीं हुआ कि हम इजराइल के साथ नहीं है। इन जैसे मुल्कों का क्या होगा कि ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत जैसे मुल्कों का क्या क्या पोजीशन बनेगी, क्या होगा? देखिए भारत जैसे मुल्क तो अब तो साफ हो गया है, जब से अमेरिका ने ये थ्रेटन किया है कि हम, अगर आप ईरान से और रशिया से तेल खरीदोगे तो 100% तारीफ और लगा देंगे। तो अब भारत तो बैठ जाएगा। अभी उसको 70-80 ये डॉलर बैरल में उसको, वो भी रुपी में उसको मिलता है ईरान और रशिया से। अब अगर ईरान रशिया से बंद कर देगा तो 1,500 डॉलर बैरल कैसे भारत खरीदेगा, उसमें कैसे सस्टेन होगा? पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, कोई इकोनॉमी का डेढ़ सौ मतलब ही डेढ़ नहीं सौ रह डॉलर जाएगा। 150 डॉलर। नहीं नहीं, वहां से 1,500। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, अरे वहां से इट्स अबव $1,000। यहां से 70-80 डॉलर पर बैरल है, वहां से अभी अभी सऊदी अरेबिया से आप खरीदिए 1,300 जो डॉलर पर बैरल, हाँ, वहां की जी वहां की प्राइस है। जी जी। जो 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 इंडिया में मिलेगी उसको इंडिया को डॉलर में देना हो, हम्म आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला जाएगा, आपका पूरा के पूरी इकोनॉमी बैठी। इसीलिए अभी भारत ने, राइट विंग सरकार है, इसराइल के पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन भारत का इंटरेस्ट भी देखना है, भारत की जो ज्योग्राफी है वो भी देखना है। तो अभी रिक की, एक जो रिक का पुराना कॉन्सेप्ट था, रशिया इंडिया चाइना, रिक, RIC, हम्म इसको रिवाइव किया गया। हम्म कई इधर अभी मैंने देखा राइट विंग यूट्यूब प्लेटफॉर्मर्स भी उसको बोल रहे हैं रिक पे।
कि भाई रिक की तरफ भारत को जाना चाहिए। अच्छा, कोई ऑप्शन भी नहीं। रिक, अगर आप रशिया चाइना और सोचिए, जो लोग चाइना को बल भर गाली दे रहे थे कल तक, वो आज कह रहे हैं कि भाई चाइना के साथ अब रिश्ते ठीक होने चाहिए, ये होने चाहिए, क्योंकि अब भारत की जरूरत आ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारत जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि अभी कुछ दिन वो इस तरह की दोहरी चीजों को सस्टेन कर सकता है, लेकिन कितने दिन तक करेगा? क्योंकि अमेरिका ने अगर एक मजबूत स्टैंड ले लिया कि तुम जो हो डिसाइड करो, इधर हो या उधर, तो यहाँ के वो प्रेशर में आ जाएंगे। दूसरी बात, राइट विंग सरकार भारत की जो है वो काफी कमजोर हो रही है। अभी जगदीप धनखड़ वाले एपिसोड में भी हमको दिखाई पड़ा, वो निरंतर उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही है। वो 2024 के मैंडेट के बाद वो इरोड हो रहा है धीरे धीरे। तो ये भी, इसका भी एक बड़ा, देखिए, एक प्रभाव जाएगा पूरी ये पूरी दुनिया में। और भारत का मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ ही, ईरान के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं। यानी आरएसएस का हिंदुत्व और जायनिज्म के जो नजदीकियां थी, उससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और होने वाला है, अगर रास्ता ना बदला। वापस अगर ईरान और फिलिस्तीन वाले रास्ते पर भारत नहीं आता तो नुकसान और बढ़ेगा, देश का नुकसान होगा। हिंदुत्व और इलेक्शन जीतने से कहीं आगे की बड़ी बात है। तो ये सूरत हाल बनती जा रही है। ये इसीलिए एक्सट्रीम पे जाना बहुत ही खतरनाक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जिस तरह से पहले ही दिन मोदी जी ने अपने एक्स पर कह दिया था कि हम इजराइल के साथ हैं, और अभी तक भी भारत से हथियार जाने की बातें इधर उधर से खबरों में आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। आपने सीरिया के बारे में बात की, आपने ईरान और अमेरिका के बारे में बात की, कहा कि कोई समझौता नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, और ईरान को एटम बम बनाना जो है उसकी मजबूरी है, चॉइस नहीं है। और आपने ये भी कहा कि नेतन्याहू जंगबंदी नहीं चाहते, हमास के साथ वो जंग जारी रखना चाहते हैं। आखिर उनकी फौज क्या लड़ पाएगी? क्या वाकई ट्रंप भी वहां तक इतने लंबे वक्त तक मदद दे सकेंगे? क्या अमेरिका अपनी जान बचाएगा या इजराइल की जान बचाएगा? ये सारे सवालात हैं जो आने वाले वक्त में हालात के मुताबिक देखने और समझने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।